मैंने कहा था ना, ये लड़की इस घर की खुशियां छीन लेगी। आज के बाद इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। आज तारीफ हो रही है, कल इज्जत भी यही ले जाएगी। मुझे तो शुरू से ही शक था, यही ले गई है। मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने कहा था ना, ये लड़की एक दिन हमें सबके सामने नीचा दिखाएगी। ये कहानी है गांव माधोपुर की, जहां एक बड़ा सा मुश्तरका खानदान रहता था। घर के सरबराह थे राम प्रसाद। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सूरज। मोहन की शादी कई साल पहले सवेत्री से हो चुकी थी। सवेत्री घर की बड़ी बहू थी। घर के सारे फैसले उसकी मर्जी से होते थे। सवेत्री बाहर से बहुत सीधी और मीठी लगती थी, लेकिन दिल में वो बहुत हिसाब किताब रखने वाली औरत थी। उसे सब कुछ अपने काबू में रखना पसंद था। घर की इज्जत, पैसे, फैसले, सब कुछ। कुछ ही महीने पहले छोटे बेटे सूरज की शादी एक सादा सी लड़की राधा से हुई। राधा गरीब घर से आई थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो हर काम दिल लगाकर करती, सबकी इज्जत करती। शुरू में सब ठीक था। शादी के पहले कुछ दिन घर में खुशी का माहौल था। सवेत्री भी राधा से मीठा बर्ताव करती थी। राधा, तुम तो बहुत अच्छी हो। घर का काम तुम संभाल लो। जी दीदी। राधा खुश हो जाती। जी दीदी, जैसा आप कहें। आहिस्ता आहिस्ता घर वाले राधा की तारीफ करने लगे। छोटी बहू तो बहुत समझदार है, कितना प्यार से बात करती है। घर में रौनक आ गई। ये सब सुनकर सवेत्री के चेहरे की मुस्कुराहट बदलने लगी। एक दिन सवेत्री ने खुद से कहा, आज तारीफ हो रही है, कल इज्जत भी यही ले जाएगी। उस दिन से उसके दिल में हसद पैदा हो गया। एक सुबह सवेत्री ने जानबूझकर राधा को एक मुश्किल काम दिया। आज सारा खाना तुम अकेले बनाओ। गैप, मेहमान आ रहे हैं। जी दीदी। राधा ने मुस्कुराकर कहा, जी दीदी, मैं कर लूंगी। जब खाना तैयार हुआ, सवेत्री ने चखा और फौरन चीख पड़ी, ये क्या बनाया है तुमने? नमक ज्यादा है। सब लोग जमा हो गए। राधा घबरा गई। दीदी, मैंने तो ठीक डाला था। सवेत्री ने गुस्से में कहा, झूठ बोल रही हो, मेहमानों के सामने हमें शर्मिंदा करोगी। मेहमानों के सामने सवेत्री ने राधा को डांटा, हमने तुम्हें बहू बनाकर गलती की। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था ना, ये लड़की एक दिन हमें सबके सामने नीचा दिखाएगी। सावित्री ने आहिस्ता से दांत पीसते हुए कहा, और उसकी नजरें राधा पर जमी थीं। राधा खामोश थी, लेकिन उसके दिल में अब एक खौफ बैठ चुका था। उस दिन के बाद घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। जहां पहले हंसी होती थी, अब वहां खामोशी रहने लगी। सावित्री हर बात में राधा की गलती निकालने लगी। ये बर्तन ठीक से साफ नहीं हुए, ये कपड़े यहीं नहीं धुले, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? राधा हर बार सर झुकाकर कहती, माफ कर दो दीदी, आइंदा ख्याल रखूंगी। वो न जवाब देती, न शिकायत करती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से घर में झगड़ा ना हो जाए। एक दिन सावित्री ने एक नई चाल चली। उसने अपने कमरे से कुछ पैसे निकाले और चुपके से राधा के संदूक में रख दिए। फिर जोर से चीखने लगी, मेरे पैसे कहाँ गए? किसी ने चोरी की है। क्या हुआ? राम प्रसाद ने पूछा। सावित्री ने रोने का नाटक करते हुए कहा, मेरे जेवर के पैसे सब गायब हो गए। कुछ देर बाद सावित्री सीधा राधा की मुझे तो तरफ शुरू मुड़ी। से ही शक था, यही ले गई है। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया। राधा के हाथ कांपने लगे। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया। सावित्री ने तेज आवाज में कहा, तो फिर तेरे संदूक में क्या है? सब लोग राधा के कमरे में गए। संदूक खोला गया और जैसे ही खोला, वही पैसे अंदर पड़े थे। घर में सन्नाटा छा गया। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने नहीं रखा ये, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। राम प्रसाद ने सख्त लहजे में कहा, चोरी बहुत बड़ी बात है। मोहन भी बोला, भाभी ठीक कह रही हैं। सूरज खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर उलझन थी। राधा ने उम्मीद से अपने शौहर की तरफ देखा। सूरज, तुम तो मुझ पर यकीन करते हो ना?
सूरज ने नजरें झुका ली। वो कुछ बोल न सका। यही वो लम्हा था जब राधा अंदर से टूट गई। सावित्री ने फौरन कहा, ऐसी बहू को घर में रखना ठीक नहीं। आज पैसे चोरी किए हैं, कल कुछ और करेगी। राम प्रसाद ने गहरी सांस ली। कुछ दिन के लिए उसे उसके मायके भेज दो। राधा ने रोते हुए कहा, मैं बेकसूर हूं, कोई तो मेरी बात सुनो। लेकिन उसकी आवाज दीवारों में गुम हो गई। राधा को घर से भेजने की तैयारी हो रही थी। वो अकेली खड़ी थी, आंखों में आंसू, दिल में टूटा हुआ यकीन। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता और बहुत जल्द एक ऐसी हकीकत सामने आने वाली थी जो पूरे घर को हिला कर रख देगी। राधा जाने की तैयारी कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपनी चंद चीजें एक पुराने कपड़े में बांध रही थी। तभी सूरज अंदर आया। कुछ लम्हे वो खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, सच बताओ राधा, क्या तुमने पैसे लिए थे? अगर तुम भी यही सोचते हो तो फिर मेरे पास कहने को कुछ नहीं। ये सुनकर सूरज के दिल में कुछ चुभा। सूरज बाहर आया। उसके जहन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, राधा ऐसी नहीं हो सकती, वो कभी झूठ नहीं बोलती। इसी वक्त घर की एक छोटी बच्ची गुड़िया खेलते खेलते बोली, चाचा, मैंने कल बड़ी मम्मी को राधा भाभी के कमरे में जाते देखा था। कब? जब सब बाहर थे। सूरज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन सावित्री के कमरे की तरफ देखा। क्या वाकई? सूरज सीधा सावित्री के पास गया। भाभी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। सावित्री थोड़ी घबरा गई। क्या हुआ? सूरज ने सीधा सवाल किया। कल आप राधा के कमरे में गई थी? सावित्री एक लम्हे को रुक गई, फिर बोली, हां, गई थी। तो? सूरज ने गहरी नजर से उसे देखा। आपने वहां कुछ रखा था? सावित्री ने फौरन गुस्से का नाटक किया। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? शोर सुनकर सब लोग जमा हो गए। राम प्रसाद ने पूछा, क्या हो रहा है? सूरज ने मजबूत आवाज में कहा, बाबूजी, मुझे लगता है राधा बेकसूर है। घर में सन्नाटा छा गया। सावित्री ने फौरन कहा, ये सब उस लड़की का जादू है। तुम सबको उसने बहका दिया है। इसी बहस के दौरान सावित्री से एक गलती हो गई। वो गुस्से में बोली, मैंने ही रखे थे वो पैसे ताकि तुम सबको इसकी असलियत दिखा सकूं। जैसे ही ये अल्फाज उसके मुंह से निकले, वो खुद भी चूक गई। घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। राम प्रसाद ने सख्त आवाज में कहा, तो ये सब तुम्हारी साजिश थी? सावित्री के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसकी नजरें झुक गईं। राधा दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, बल्कि सच सामने आने के थे। घर में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। राम प्रसाद की नजरें झुकी हुई थी। मोहन खामोश खड़ा था और सूरज, वो राधा की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। आखिरकार राधा ने आहिस्ता से बोलना शुरू किया, मैंने उस घर को अपना समझा था। हर काम, हर बात मैंने दिल से की। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन जब मुझ पर इल्जाम लगा तो किसी ने मेरी बात सुनना भी जरूरी नहीं समझा। हत्ता कि तुमने भी नहीं। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। सूरज आगे बढ़ा, राधा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सका। राम प्रसाद भी बोले, बेटी, हमसे गलती हो गई। सावित्री एक कोने में खड़ी थी। उसका गरूर टूट चुका था। वो रोते हुए राधा के पास आई। मुझे माफ कर दो, मैंने हसद में आकर सब कुछ खराब कर दिया। राधा कुछ लम्हों के लिए खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, माफ तो मैं तुम सबको कर देती हूं, लेकिन सबकी सांस रुक गई। मैं अब यहां नहीं रह सकती। ये सुनकर सब चूक गए। सूरज ने फौरन कहा, राधा, ऐसा मत कहो, ये तुम्हारा घर है। राधा ने आंखों में आंसू लिए कहा, घर वो होता है जहां इंसान की इज्जत हो, जहां बगैर सुने उसे मुजरिम ना बनाया जाए। राधा ने अपना छोटा सा सामान उठाया। मैं जा रही हूं, लेकिन इस बार कमजोर होकर नहीं, बल्कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। सूरज उसके सामने खड़ा था। एक मौका और दे दो, राधा ने आहिस्ता से कहा। मौका तो मैंने दिया था जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी।
राधा के जाने के बाद घर में खामोशी छा गई। सावित्री हर दिन खुद को कोसती रही। अब न किसी को कंट्रोल करने की ताकत थी, न इज्जत बाकी थी। कुछ महीने गुजर गए। गांव में खबर फैली कि राधा ने अपने दम पर काम शुरू कर दिया है। वो अब खुद अपने पैरों पर खड़ी है और इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रही है। एक दिन सूरज दूर से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खो दिया। याद रखो, हसद सिर्फ दूसरे को नहीं जलाता, बल्कि खुद इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और रिश्ता एतमाद के बगैर कभी कायम नहीं रह सकता। कभी किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सच जानने की कोशिश जरूर करो, वरना एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते रहें।